चलिए नॉट वेरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बच्चों, फिर राधे राधे शुरुआत सर, करते राधे हैं। राधे सर जी। क्या क्या? राधे 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 राधे। राधे राधे। जय हो, जय हो। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अम, बच्चों, कल हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करी थी, कुछ मैंने आपको पाँव लगे सर जी। बताई थी। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये गुड चीज है, मॉर्निंग इसको थोड़ा सर। ध्यान रखना है। बाकी आप थोड़ा बहुत डेफिनेशंस जो हेलो कल पढ़ी सर। थी वो भूल जाते हैं तो भी गुड मॉर्निंग चलेगा। सर। हेलो सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर। गुड राधे मॉर्निंग राधे। सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। चलिए बच्चों, ये साइन कन्वेंशन थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हीट गेन्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। हालांकि ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनमें से एक जगह साइन कन्वेंशन, वर्क का साइन कन्वेंशन अलग रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जैसे केमिस्ट्री में करते थे सेम वैसा ही, ठीक है। जैसे कि हीट गेन्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, अगर आप सिस्टम को हीट देंगे पॉजिटिव, सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा तो नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, सिस्टम वर्क करेगा मतलब कि कहने का ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ठीक है। जब सिस्टम वर्क करेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जब काम होगा तो पिस्टन नीचे जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव, ये कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव, जब टेम्परेचर घटेगा डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इंटरनल एनर्जी घटेगी और डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। बच्चों ये थोड़ा सा हम लोगों ने कल की क्लास में हालांकि बात करी थी, पर वॉल्यूम इंक्रीज के टर्म से बात किया था, तो मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों पॉइंट्स थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया जाएगा। एक एक लाइन है, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। क्या इंपॉर्टेंस है इसका आपको समझ आ जाएगा अभी सवाल करेंगे तो। बाकी हीट रिजेक्टेड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हीट रिजेक्टेड एज इट इज आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क डन बाय अ सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा मेन टारगेट है, उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें एनर्जी के तीन फॉर्म्स को भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी पे भी काफी डिस्कशन हुआ है। हीट आप सब जानते हो, मैं कुछ फॉर्मूला बता दूंगा, और वर्क डन हम लोग अभी करते हैं, पढ़ते हैं। सर बताइए सर आप अच्छे लग रहे हैं। क्या क्या? सर आप आज अच्छे लग रहे हैं। अरे अरे, थैंक यू थैंक यू। चलिए रुक सर जाइए। तो रोज ही लिखिए अच्छे लिखिए लगते लिखिए। हैं। सर तो रोज ही अच्छे लगते हैं। धन्यवाद 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 आपको भी। बात तो सही है। सर आपने जो ये बॉक्स करा वही लिखना है। क्या क्या? सर जो आपने बॉक्स बनाया है वही लिखना है बस। बस वही लिखिए, ओके बाकी सर। चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। इसमें दिक्कत आएगी सवालों में, इसमें परेशान करेंगे कि वर्क डन बाय ए सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वहां बाकी थोड़ा तो सा केमिस्ट्री की तरह है, बाकी तो केमिस्ट्री की तरह है। हाँ, बाकी सब केमिस्ट्री की तरह। ये चेंज।
हाँ तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़नी है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ वो तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर कुछ और डेफिनेशन करेंगे, फिर सवाल करेंगे। कौन कौन सी 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी है? एक तो हीट एनर्जी हो गया, दूसरा इंटरनल एनर्जी हो गया और तीसरा वर्क हो गया। ठीक है, तो हीट, वर्क और हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हीट क्या होता है बच्चों? ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि हीट क्या होता है। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट को हम लोग हीट कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सोर्स से मतलब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जा रही है तो उसको हम लोग हीट कहेंगे। एनर्जी इन ट्रांजिट इज कॉल्ड एज हीट। रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब हीट ट्रांसफर। तो देखिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है एनसी डेल्टा टी। ठीक है, एनसी डेल्टा टी। ठीक है सर, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? तो देखिए इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला, सॉरी हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ अ गैस, सॉरी 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है कि डेल्टा क्यू बराबर एनसी डेल्टा टी। अब अगर प्रोसेस ऐसा है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो आप हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर बच्चों हम लोग क्या यूज कर पाएंगे डेल्टा क्यू का फॉर्मूला? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन डेल्टा क्यू विल बी हाउ मच? डेल्टा क्यू बराबर, कोई बताना चाहेगा बच्चों? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे प्रेशर कांस्टेंट है तो एनसीपी डेल्टा टी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है CV डेल्टा टी, एनसीवी CV डेल्टा डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। एनसीवी Yes, sir. डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव लिया जाएगा, सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, यूनिट बच्चों जूल ही होगा या कैलोरी होगा। ठीक है, जूल या कैलोरी में से कुछ होगा। अच्छा बच्चों एक चीज और, हीट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? मतलब केवल इनिशियल और Path फाइनल स्टेट पे function. डिपेंड करेगा या पाथ पे डिपेंड करेगा हीट? तो पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हीट पाथ फंक्शन है, मतलब कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है उस पे हीट डिपेंड करेगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पे नहीं डिपेंड करेगा, किस रास्ते से आप जा रहे हैं, कैसा पाथ ले रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा हीट। तो हीट इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, वर्क कैसे डिफाइन है बच्चों? तो देखिए जरा बच्चों, कोई बताएगा कि वर्क कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? वर्क बराबर क्या होता है? कोई बताना चाहे आप में से? हाउ डू वी डिफाइन वर्क? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके ठीक। चलिए मैं थोड़ा, कोई बताना चाहे बच्चों तो अगर आप इसमें ऐड करना चाहो कुछ तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं P डेल्टा V, पी डेल्टा वी, बिल्कुल पी डेल्टा वी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, और ये उस पे पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन के अंदर, ये कंटेनर के अंदर बच्चों कुछ गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो गैस प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, वो क्या करेगी, कंटेनर पे प्रेशर लगाएगी। ठीक है, तो कंटेनर पे ये प्रेशर आएगा ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ गैस, प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब वर्क डन होता है कि जितना फोर्स लगाए गैस और जितना डिस्प्लेसमेंट हो, तो मान लीजिए प्रेशर की वजह से सिलेंडर का जो पिस्टन है, ठीक है, वो थोड़ा सा dx ऊपर डिस्प्लेस हो गया है ना, dx ऊपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो जो वर्क डन लिखते हैं हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है, तो कॉस जीरो हो जाएगा। अच्छा, फोर्स कितना होगा? प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, इतना फोर्स होगा, और डिस्प्लेसमेंट dx है। ठीक है, तो यहां से वर्क डन बन जाएगा P dv, a dx मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx, तो ये dv हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो इस स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्मॉल वर्क डन होगा dw बराबर p dv हो जाएगा। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो w बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dv। ये बच्चों बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का।
अब इसी से फिर बाकी की चीजें डिराइव होंगी जब मैं आपको अगली क्लास में डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ा रहा हूँ, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स डिराइव करेंगे। अभी के लिए बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा, P बराबर P इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ठीक है। अगर प्रेशर गुड मॉर्निंग कांस्टेंट हो सर। जाए, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्रेशर सर कांस्टेंट हो आपने जाएगा तो कितना वर्क करवा डन दिया बराबर है? हो जाएगा W बराबर P डेल्टा V, है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा P डेल्टा V। ठीक है, तो हीट वर्क। अच्छा बच्चों, वर्क में एक और चीज है, बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे बेस्ड ऑन ग्राफ, ठीक है। वर्क डन के बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको बेस्ड ऑन ग्राफ। कौन से ग्राफ? ज्यादातर बच्चों प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ मिलेंगे आपको, है ना। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, तो जो मान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया है और वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया है, वर्क डन निकालना पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? सर एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर PV पीवी ग्राफ। कर्व विल गिव यू वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। यस सर। ये किसी अभी बच्चों मैं जनरल वर्क बता रहा हूं, ठीक है, अभी किसी प्रोसेस के लिए वर्क डन नहीं है। तो जो पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा ये आपको वर्क डन देगा, तो ये भी बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज वर्क डन। अच्छा बच्चों, इस गिवन ग्राफ में आपको क्या लगता है, इस गिवन ग्राफ के हिसाब से वर्क डन ऑन द गैस, सॉरी इस गिवन ग्राफ के हिसाब से वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इस ग्राफ के हिसाब से वर्क डन पॉजिटिव बाय द गैस, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव हो गया। अच्छा कैसे पता चल गया आपको पॉजिटिव होगा वर्क डन बाय द गैस? डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम डेल्टा वी पॉजिटिव है। डेल्टा वी पॉजिटिव है, यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ आपको वर्क डन देता है, ये आपको नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब सर अगला आपने पीछे क्या हम लोग लिखवाया बात है? करेंगे थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बात करता हूं। हालांकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने काफी ज्यादा इंटरनल एनर्जी पे बात की है, फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सर हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने पीछे कितना लिखवा दिया है? अभी आप पिछली स्लाइड में थे क्या? पिछली स्लाइड में बताता हूँ क्या था, बस ये मैंने पिछली स्लाइड में ये नोट करने के लिए कहा था, आप लोग थे इस समय? बस एक ये 2 लाइनें लिखवाई है, आप पहली स्लाइड का है कंटेंट, तो आप नोट कर लीजिएगा, बाकी फिर ये चल रहा है अभी। बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो हीट कैलकुलेशन के लिए बच्चों ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, एनसी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी टाइम्स डेल्टा वी। अगर ग्राफ दिया हुआ है, या तो आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करना पड़ेगा या पी डेल्टा वी करना पड़ेगा। अगर ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ वर्क डन होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। चलिए मुझे थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सर रुक जाइए सर स्लाइड सर, में रुक ये जाओ। थोड़ा सा रह गया है सर, ग्राफ रह गया है। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। डन सर। ठीक,
तो जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि हीट के लिए कौन कौन से रिजल्ट यूज करने हैं, वर्क के लिए कौन कौन से रिजल्ट यूज करते हैं। एक तो फॉर्मूला पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट है, अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर पीवी कर, वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा, हाँ बोले सर। हाँ सर हीट का समझा दीजिए एक बार। हाँ, हीट देखिए, हीट क्या होता है आप सारे जानते हो, हीट एनर्जी इन ट्रांजिट है, ठीक है। अब हीट का फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है वो हीट का फॉर्मूला है एनसी डेल्टा टी, जहां पे एन नंबर ऑफ मोल, सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अब ये सर ये फॉर्मूला कैसे है, तो जो हम लोगों ने हीट को डिफाइन किया था ना, हीट को कैसे डिफाइन किया था, सॉरी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया था। तो अगर आप एन डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई किया तो एनसी डेल्टा टी बन जाएगा। अगर सवाल में प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट सप्लाइड एनसीपी डेल्टा टी होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट सवाल में बोला गया है तो हीट सप्लाइड एनसीवी डेल्टा टी होगा, ठीक है। और फिर लास्ट मैंने बताया कि जो आपका हीट है वो पाथ फंक्शन है। अच्छा बच्चों, हीट के बारे में तो हम लोगों ने पाथ फंक्शन बोल दिया है, वर्क डन के बारे में आप क्या कहेंगे, ये पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है वर्क डन? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। वर्क डन पाथ फंक्शन। वर्क पाथ फंक्शन है सर। वर्क पाथ फंक्शन है बच्चों, वर्क डन पाथ फंक्शन है, प्लीज याद रखिए। और हीट भी पाथ फंक्शन है सर, हीट भी पाथ फंक्शन है। हीट भी पाथ फंक्शन है, बिल्कुल। तो Yes, वर्क sir. डन भी बच्चों पाथ फंक्शन और हीट भी पाथ फंक्शन है, प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन ये सब क्या है बच्चों, ये मतलब क्या चीज है ये? सर तो पाथ स्टेट फंक्शन वो होता है फंक्शन जो फाइनल पे path- डिपेंड करती है, पाथ Okay. फंक्शन पूरे पाथ पे डिपेंड करती बिल्कुल सर बिल्कुल पाथ फंक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है और स्टेट फंक्शन जो है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप पाथ फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन है, क्योंकि जैसे आप इस स्टेट से स्टेट बी तक अगर आप ऐसे जाएंगे तो वर्क अलग होगा, और ये वाला पाथ चूज करेंगे तो वर्क अलग होगा, ये एरिया अंडर द कर्व दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। इस वजह से वर्क एक पाथ फंक्शन है, प्लीज मेंशन कर लीजिए इसको, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन। आइए थोड़ा सा बच्चों इंटरनल एनर्जी पे भी चर्चा कर लेते हैं और फिर डन करते हैं इसको। इंटरनल एनर्जी बच्चों वही काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वही है सब कुछ, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, क्योंकि कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होता, इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा बच्चों, जैसे हम लोग पढ़ते आए थे कि F/2 kT एक मोल के लिए होता है, और सॉरी F/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए होता है ना, मैं लिखते जाता हूं यहाँ पे। तो जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए F/2 kT इंटरनल एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल की, या काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे F क्या है, व्हाट इज F? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक मोल है आपके पास n बराबर 1, एक मोल है तो कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर एक मोल है, जैसे 3 डिग्री, 3 डिग्री। नहीं, एक मोल है, और वो एटॉमिक मतलब कोई गैस है, उसका एक मोल कंटेनर में रखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर T है, तो फिर आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n एक मोल है सर हाफ RT हो जाएगा ना। हाँ, F/2 RT है ना, Yes, sir. जहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो F/2 Yes, sir. kT एक मॉलिक्यूल के लिए, अगर एक मोल है तो F/2 RT। कैसे सर, ये कैसे आता है? क्योंकि अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो R हो जाएगा, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी F/2 nRT, जहां पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो आप यहां से बच्चों देख पा रहे होंगे कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ही इंटरनल एनर्जी पे या काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, या एनर्जी ऑफ द गैस पे फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हीट और वर्क से अलग है, कि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है बच्चों? इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। हाँ, ये स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बच्चों इस चीज पे निर्भर नहीं करता है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इसको कैसे ले गए, बस ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो मान लीजिए मैं पीवी ग्राफ में इसको डिनोट करता हूं कि मान लीजिए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आप जाते हैं, तो कोई भी रास्ता आप सिलेक्ट करें 1 से 2 तक जाने का, ठीक है। आप प्रोसेस 1 फॉलो करें या प्रोसेस 2 फॉलो करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी
फॉर प्रोसेस 1 विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस 2। तो ये स्टेट फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये अलग है वर्क और हीट से। जो लोग लिख लीजिएगा बच्चों, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो लोग लिख लीजिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो लोग लिख लीजिएगा हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए बच्चों जल्दी से बता दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है? सर एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन पर। एनर्जी कंजर्वेशन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है, बिल्कुल। DQ बराबर होता है DU प्लस DW। एनर्जी कंजर्वेशन पे बच्चों बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब जानते हैं DQ बराबर DU प्लस DW। फिर मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताता हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है, ठीक है। देखिए DQ बराबर DU प्लस DW, तो इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे आप किसी भी सिस्टम को हीट देंगे, ठीक है, तो हीट का कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क करने में चला जाएगा और कुछ हिस्से से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो मान लीजिए कंटेनर है और ये कंटेनर पिस्टन अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से, और आपने इसको हीट दी मान लीजिए यहां से, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल सोर्स से आपने इसको हीट सप्लाई करी। तो हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि कुछ इंटरनल एनर्जी यानी गैस का कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा और कुछ के बेसिस पे वर्क डन हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मान लीजिए आपने 100 जूल हीट एनर्जी दी, ठीक है, 100 जूल हीट एनर्जी दी, 100 जूल में से 40 जूल का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, तो बाकी का कितना जूल का बच्चों वर्क डन होगा? 100 जूल दी, 100 में से 40 60 जूल, जूल 60 जूल 60 जूल का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो जितना आपने एनर्जी थी हीट एनर्जी की फॉर्म में, उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी चला गया, इंटरनल एनर्जी, और कुछ के बेसिस पे वर्क डन हो गया। तो बस यही है बच्चों, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, DQ बराबर DU प्लस DW। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें हर चीज विद साइन रखी जाएगी। जो भी आपको सवाल में गिवन है, आप हर चीज विद साइन रखिए। मतलब कहने का, जैसे सवाल में बोला गया कि सिस्टम रिजेक्ट्स हीट, तो DQ आपका नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, है ना। वर्क इज डन ऑन द गैस सच दैट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो DW नेगेटिव जाएगा, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीजिंग, DW नेगेटिव जाएगा। सवाल में दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, तो आप DU का फॉर्मूला लगाएंगे और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो DU नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना ही है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि किस टाइप डन का। सर ठीक, नोट कर लीजिए बाकी बच्चों, अगर किसी का रह गया है तो। डन सर ओके, चलिए एक चीज बच्चों, इंटरनल एनर्जी में एक थोड़ा सा एक पॉइंट और आप लोग को लिखवाना है। ये हम लोगों ने F/2 nRT पढ़ा है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा, अगर आपने टेम्परेचर मान लीजिए डेल्टा टी का चेंज किया है, F/2 nR डेल्टा टी। अब चूंकि आप सब जानते हो बच्चों की जो CV की वैल्यू होती है वो FR/2 होती है ना। किसी भी गैस के लिए जो CV की वैल्यू होगी वो FR/2 होगी। तो यहां से FR/2 की जगह CV रख देंगे, तो यहीं से ये फॉर्मूला आ जाता है NCV डेल्टा टी। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला
हमेशा NCV डेल्टा टी के बराबर होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं बोला है कि आइसोकोरिक प्रोसेस होगा या आइसोबारिक होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, कुछ नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV डेल्टा ऑलवेज वैलिड। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं। देखिए ये हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वहां से ये आया। फिर 1 मोल के लिए n मोल के लिए फॉर्मूला ये बता, CV की वैल्यू FR/2 होती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे NCV डेल्टा टी। तो ये हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर पे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर NCV डेल्टा टी ऑलवेज, हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, अब बच्चों जितना भी हम लोग पढ़े हैं उनके बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे। नहीं हुआ देखिए, सर। मतलब ये लिख चुके हैं आप लोग बच्चों NCV डेल्टा टी? चलिए कुछ सवाल करते हैं, जो भी पढ़ा है उसी के बेसिस पे देखते हैं कितने लोग आप लोग सही बताते हैं। सर इससे अगली वाली स्लाइड लगा देना। ओके ओके। डन सर। ठीक है, बच्चों मैंने ये पहले आपको अभी नहीं पढ़ाया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ाया था। बताइए जरा कि क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चलता है? मैंने आपको पढ़ाया था हीट जब शुरुआत की थी तब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। कोई बताना चाहेगा बच्चों? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, सर हीट कंटेंट सेकंड। हीट कंटेंट सर, हीट कंटेंट सर बताता है। टेम्परेचर होगा सर, सर डी पे होगा, टेम्परेचर होता है सर। डी सर, डी ऑप्शन होगा बच्चों, है ना। Yes, sir. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कैसे बात करते हैं देखिए, मैं थोड़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन मैं फिर से एक बार बताता हूं। मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि A और B थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। ये होता है स्टेटमेंट कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब उनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हीट ट्रांसफर तब नहीं होगा जब टेम्परेचर सेम होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला देखिए बच्चों, एक और बहुत आसान सवाल। एनर्जी सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ ऑफ ए थर्मोडायनेमिक्स ऑप्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। अगला सवाल देखिए, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट हाँ, ऑप्शन सर। कैसे बोल पा रहे हैं? डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 किस स्टेट फंक्शन फाइनल शेयर। हाँ, सर डेल्टा internal ई जो है हाँ, स्टेट फंक्शन है सर। स्टेट फंक्शन है, इस वजह से। सर। एक और सवाल देखिए, सी ऑप्शन। ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा Yes, सर। ठीक है। सर वो जनरल गैस के लिए सर होता है, आइडियल के लिए दूसरा हो जाता है। Ideal gas is taken from point A to point B in the PV diagram. The work done in the process is. तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब क्या C. सोचेंगे? सर एरिया अंडर एरिया अंडर द PV कर्व। कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व में आपने कौन सा, मतलब क्या क्या एरिया लिया, मतलब केवल सर, इतना एरिया ट्रेपेजियम लिया है का। क्या? ये वाला एरिया लेंगे या यस सर Yes, sir, ये वाला। देखिए नहीं, सर। एरिया अंडर द कर्व में पूरा लिया है, ये पूरा एरिया पूरा लिया एरिया जाएगा, लिया ठीक है। सर डी ऑप्शन आ रहा। हाँ, ये पूरा एरिया लिया जाएगा बच्चों। ये समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा एरिया लिया जाएगा, यस यस सर। ये एरिया अंडर द कर्व होगा। तो ये ट्रेपेजियम बनेगा। तो मैं लिखता हूं जरा, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड PA है और ये वाली साइड PB है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ PA प्लस PB इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम VB माइनस VA। तो VB माइनस VA, ये वाला आंसर आएगा बच्चों, हाफ PA प्लस PB। डी वाला। लास्ट ऑप्शन आएगा हाफ PA प्लस PB ब्रैकेट के अंदर VB माइनस VA, ठीक है।
अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज बताइए, वर्क डन पॉजिटिव आएगा या वर्क डन निगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव सर, कैसे पता चल पॉजिटिव गया आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा सब सर, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा आएगा। क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। बच्चों वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एक्सपेंशन sir. हो रहा है गैस का, ठीक है। वॉल्यूम VA से VB जा रहा है, एक्सटेंशन मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा सर इसका। सर सर हाँ। प्रेशर कैसे ऐड किया वो दोबारा बताना। नहीं P समझा, प्लस फिर से पूछिए आप, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए ना। सर वो प्रेशर कैसे ऐड किया PA प्लस PB। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अगर आपको जैसे ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा, देखिए हमें एरिया निकालना है ओके सर। ये पूरा वाला एरिया। तो अगर आपको ट्रेपेजियम नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्रायंगल का अलग से निकालिए, रेक्टेंगल का अलग से निकालिए, फिर जोड़ दीजिए। या तो फिर ट्रेपेजियम कर दो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, और आ गया सेपरेशन। समझ। अगला सवाल करते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इनमें से क्या पॉसिबल हो पाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन होगा सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला पॉसिबल हो जाएगा। यस सर। सर क्योंकि उसमें आइसोथर्मल वाले में सर Q बराबर -U होता है, तो उसमें से अगर W बराबर -WQ होता है, उससे अगर देखेंगे तो हो जाएगा सर पहला वाला ऑप्शन। यहाँ पे सर डेल्टा U कॉमन हो जाएगा, वहाँ पे डेल्टा T 0 हो जाता है। ओके। और बच्चों किसी को कुछ आ रहा है? बी वाला ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओके। यस सर शायद होगा। थर्ड होगा। चलिए एक एक करके बच्चों डिस्कशन करते हैं। तो देखिए DQ बराबर DU प्लस DW, है ना। अब सवाल में कह दिया है कि DU 0 है, ठीक है, पहला ऑप्शन DU 0, तो DQ बराबर DW होगा। DQ बराबर DW मतलब अगर चेंज इन हीट नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। तो चेंज इन हीट नेगेटिव कह रहे हैं, वर्क डन को पॉजिटिव कह दे रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बी ऑप्शन कहते हैं कि DQ बराबर DU प्लस DW, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन DQ बराबर DU प्लस DW। तो इसमें बोला है कि DU पॉजिटिव है और वर्क डन पॉजिटिव है। अगर DU पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो हीट कैसे नेगेटिव हो जाएगा? अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हीट नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं। तो DQ बराबर DU प्लस DW, तो इसमें DU नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, और वर्क डन पॉजिटिव बोल रहा है, तो Q नेगेटिव। तो ये पॉसिबिलिटी की हो जाए, कैसे पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है कि ये नेगेटिव है और वर्क डन पॉजिटिव है, तो जब जोड़ेंगे तो हो सकता है कि ये डोमिनेट कर जाए, तो ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वर्क डन नेगेटिव, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव, तो DQ को भी नेगेटिव होना चाहिए, पर ये DQ पॉजिटिव कर रहा है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। यानी सी ऑप्शन पॉसिबल हो जाएगा, यही आंसर होगा। एक बार बच्चों किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं, तो पूछ लीजिए। क्लियर हुआ है? यस सर। यस। ठीक है। और कुछ सवाल करते हैं, देखिए थोड़ा सा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी ऑप्शन डी। मतलब ये वाला ना, फोर्थ वाला आप लोग कह रहे हैं ना? यस सर, इंटरनल एनर्जी। हाँ बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन सही बच्चों। इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, तो DQ बराबर DU प्लस DW, ठीक है। तो चूंकि इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा और इंटरनल एनर्जी बराबर होगा DQ माइनस DW, तो अगर इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा तो DQ माइनस DW सेम रहेगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करते हैं और थोड़ा सा।
बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज है। सर सी ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन। ठीक, और लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। सी ऑप्शन है 800 जूल। सर सी। ठीक, अब बच्चों इसमें सवाल में बोला गया गैस इज एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन अ हीट ऑफ 2000 जूल इज सप्लाइड टू द गैस। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो जाएगा 2000 जूल, क्योंकि हीट सिस्टम को दे रहा है और प्रेशर है, और वॉल्यूम चेंजेस बाई 3 into 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। हालांकि बढ़ रहा है घट रहा है नहीं दिया है, पर हम बढ़ा हुआ मान के ही चलते हैं कि डेल्टा भी पॉजिटिव है 3 into 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसमें वर्क डन अगर आप निकालेंगे तो पी डेल्टा वी, तो 4 into 10 के पावर 5 into 3 into 10 के पावर -3, ठीक है, पी डेल्टा वी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 into 10 के पावर 12 into 10 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 1200 जूल हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन है 1200 जूल और हीट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं 2000, ठीक है। तो डेल्टा यू हो जाएगा 2000 माइनस 1200, 800 जूल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बच्चों अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल थे, होपफुली क्लियर हो रहे हैं आप सबको। वर्क डन कैलकुलेशन नोट कर लीजिए किसी का रह गया है तो। रुक जाइए। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। कोई चीज समझ में नहीं आई बच्चों तो भाई जिम्मेदारी आपकी है पूछना कि ये कैसे लिख दिया है, या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया है तो वो भी डिस्कशन कर लीजिए। देखिए कुछ और सवाल करते हैं बच्चों और आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। ओके ऑप्शन सी ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सर। ठीक। और लोग बताइए बच्चों कैसे सी ऑप्शन कैसे, वैसे क्या सर लॉजिक है? वॉल्यूम एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो रहा है। जीरो हो जाता है। हाँ, बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वर्क डन 0 होगा, ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0, ठीक है, और कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना, कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए वर्क डन 0 होगा। ठीक है, एक सवाल और बच्चों दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको समझा दूंगा आपको ताकि थ्योरी में आप कंफ्यूज मत हो। थोड़ा सा सुन लीजिए, सवाल कह रहा है कि गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि सवाल में हो क्या रहा है। प्रेशर वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस कंप्रेस हुई है, तो यहाँ पे 2 मीटर क्यूब से वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब, और फिर सवाल में बोला गया है कि then it is heated at constant volume by supplying 150 जूल ऑफ एनर्जी। फिर इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया गया है और 150 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई की गई है एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इस प्रोसेस से, इस पूरे प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस पॉइंट ए से शुरू हो रहा है और पॉइंट बी पे एंड हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस ए बी में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा ये बताना है। पूरे प्रोसेस ए बी सही में ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके यस ऑप्शन। यस सर। ठीक, सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ओके सर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें भी जो फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा क्यू बराबर डी क्यू बराबर डी यू प्लस वर्क डन, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज होगा बच्चों। बाकी लोग भी कर लीजिए किसी का रह गया है तो, फर्स्ट लॉ ही यूज होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब हीट सप्लाई की गई है 150 जूल, तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा क्यू प्लस 150। इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है, वर्क डन निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रेशर 100 है और वॉल्यूम 2 से 1 हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा P नेगेटिव का डेल्टा बी, 100। तो
P और डेल्टा V की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, 2 से 1, तो ये आ जाएगा 100 जूल। लेकिन जो वर्क डन रखेंगे वो आप नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। कारण क्या है बच्चों वर्क डन नेगेटिव रखने का? -100 जूल कंप्रेस हुई है, हो रहा है। वॉल्यूम कंप्रेस हुई है। बिल्कुल, गैस में कंप्रेशन हो रहा है 2 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 150 प्लस 100 यानी 250 जूल। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 250 जूल, ऑप्शन ए होगा। सर बैक स्लाइड करना है एक बार। ओके, कुछ डाउट है आपको? मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन कराया था लास्ट में। ये 800 वाला आंसर था या जीरो वाला था क्या? हाँ पूछिए। 01 टेम्परेचर वाला था टेम्परेचर का क्या था यही सवाल? था बताइए। था सर, वही था 0 वाला। 0 वाला था, क्या डाउट आ गया इसमें? सर डाउट नहीं है, लिखना था। बच्चों जिनका वो रह गया सवाल परेशान मत होइए, मैं वापस स्लाइड करता हूं, आप लिख लीजिएगा। हो गया सर, थैंक यू। बच्चों सवाल आप कोशिश कीजिए कि मतलब लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो रफली लिख लीजिए कि ये प्रोसेस हो रहा है और ऐसे है। चलिए, इंक्रीजेस बाय 250 जूल पॉजिटिव, अगर डेल्टा यू नेगेटिव आता तो फिर बोलते डिक्रीजेस बाय 250 जूल। अगला सवाल देखिए बच्चों, थोड़ा सा पढ़िए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट नहीं ऑप्शन, सर, सर फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है सर फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके। सर फोर्थ, अच्छा जो बस इसमें एक ही जगह आप लोग सर शायद ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है असर्शन, क्या कहते हैं आप? True, sir. ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है, पर डीक्यू बराबर डीयू प्लस डी डब्ल्यू होता है ना, आप लोग कैसे ट्रू बोल रहे हैं उसको? सर इसमें सर वर्क डन होता है, वर्क डन सिस्टम हुआ, सर वर्क डन ऑन द कंप्रेशन होएगा इसलिए नेगेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला गया है, मतलब कि पिस्टन नीचे आ रहा होगा, वर्क सिस्टम पे हो रहा है, पिस्टन नीचे हो रहा होगा, वॉल्यूम कंप्रेशन हो रहा होगा, तो डी डब्ल्यू नेगेटिव होगा। तो हालांकि फर्स्ट लॉ जब लिखेंगे तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखेंगे, पर वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा होगा, डी डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बच्चों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर कहता है कि जो रीजन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी ट्रू है। और बच्चों ये एक्चुअली बिल्कुल एक्सप्लेन करता है रीजन को, है ना। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू इसीलिए होता है कि एनर्जी कंजर्व है, जितनी एनर्जी देंगे उसका कुछ फॉर्म काइनेटिक एनर्जी, कुछ मैकेनिकल वर्क डन में जाएगा। तो बिल्कुल ये एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। बताइएगा बच्चों जब रेडी हो तो फिर अगला किया जाएगा। अब थोड़ी सी थ्योरी बच्चों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वापस से हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए साइक्लिक प्रोसेस, अगली हेडिंग डाल दीजिए साइक्लिक प्रोसेस। और आप में से कोई मुझे समझाना चाहे कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, फील फ्री बच्चों, अगर कोई बताना चाहे कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सर डेल्टा यू 0 होता है सर इसके अंदर। बिल्कुल तो इसमें इनिशियल और फाइनल, सर है। इनिशियल और फाइनल जो है पोजीशन सेम होती है सर। बिल्कुल इनिशियल फाइनल सेम रहता है सर, डेल्टा यू डेल्टा एस ये सब जीरो रहता है सर बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में बिल्कुल तो स्टेट फंक्शन वाली चीजें 0 रहती है। स्टेट फंक्शन वाली चीजें 0 रहती हैं, बिल्कुल। जितनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो दोबारा वही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। ओके ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस आपको समझाता हूँ, फिर साइक्लिक प्रोसेस में हमारे लिए क्या यूजफुल चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो मेन देखिए साइक्लिक और जो क्वासी स्टैटिक या इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस तो नेग्लिजिबल है, पर मैं आपको सारे बता देता हूं। और इसमें से सबसे ज्यादा आपको याद रखना है ये बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम लोगों को कुछ चीजें याद रखनी होगी, समझनी पड़ेगी, इससे न्यूमेरिकल खूब सारे बनेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जैसा आप सबने बताया कि जिस स्टेट से सिस्टम शुरू करता है, प्रोसेस खत्म होने के बाद वापस उसी स्टेट पे आ जाता है। यानी जो गिवन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, वो प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर से गिवन सेम, मतलब जिस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर शुरू हुआ था, वापस वही प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन सारे जीरो होंगे, तो जो मेनली हमारे पास एनकाउंटर होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस जीरो होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन है कि साइक्लिक प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेज आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस। तो साइक्लिक प्रोसेस बच्चों एटलीस्ट 2 स्टेप्स है ना, होना जरूरी है। जैसे ए से बी फिर बी से, तो कम से कम 2 स्टेप्स तो जरूरी है होना, इसीलिए लिखा गया है सीरीज ऑफ चेंजेस, है ना, कि एक चेंज होगा फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, और फाइनली जिस स्टेज से आपने शुरू किया था वही उसी स्टेज पे आ जाते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। और भी कुछ लिखवाता हूं, पहले हम लोग साइक्लिक प्रोसेस हेडिंग डालिए और ये हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। और फिर अगला पॉइंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। बाकी मत अभी नोट कीजिएगा बच्चों, नॉन साइक्लिक और क्वासी स्टैटिक अभी नहीं नोट करना है, केवल साइक्लिक प्रोसेस को नोट करिए। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सवाल करेंगे, उसके बाद नॉन साइक्लिक और क्वासी स्टैटिक पढ़ेंगे। केवल साइक्लिक प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन इतना ही बच्चों लिखिएगा। नॉन साइक्लिक और क्वासी स्टैटिक अभी मत नोट करिएगा, ये मैं अभी आपको साइक्लिक प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद नॉन साइक्लिक और क्वासी स्टैटिक पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों ये भी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। डन सर। ठीक। अब जो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग वर्क सर डन, दूसरा पॉइंट बता दीजिए। दूसरा पॉइंट डेल्टा यू जीरो, ये डेफिनेशन लिख लीजिए पहला, ठीक है। और ये पहले डेफिनेशन और ये दूसरा पॉइंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है ना बच्चों, इसका भाई एक्सप्लेनेशन भी मत भूलिएगा। जिस स्टेट से शुरू करते वापस उसी स्टेट में आते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। जो टेम्परेचर शुरू करते वापस उसी टेम्परेचर में आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो रहता है। पता होना चाहिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अब थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपका वर्क डन क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव शेडेड एरिया निकालेंगे। मतलब जैसे आपका ये इनिशियल स्टेट है, यहां से ये, मतलब ये स्टेट ए नाम देते हैं, स्टेट ए से स्टेट बी प्रोसेस गया, फिर स्टेट बी से वापस स्टेट ए आ गया, तो जहां से शुरू करे थे वापस वहीं पे आ गए, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में जीरो रहेगा। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा, क्योंकि जिस टेम्परेचर शुरुआत किए थे वापस उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा। जो वर्क डन रहेगा बच्चों, ध्यान सुन लीजिए, वर्क डन रहेगा शेडेड एरिया। जो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया इनक्लोज्ड हुआ है उसका एरिया आपको निकालना है। जैसे इसमें ये वाला इनक्लोज्ड एरिया है तो इसका ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये इनक्लोज्ड एरिया है तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, जो इनक्लोज्ड एरिया है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और इनक्लोज्ड एरिया में भी देखिए चीज ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज वर्क डन है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्लॉकवाइज है अगर साइकिल तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। अच्छा बच्चों, इसको एक्सप्लेन कोई आप में से करना चाहे कि अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क डन क्यों होगा, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि जो ऊपर वाला जो एबी एरिया है वो ज्यादा होगा और नीचे वाला कम होगा, तो उनको माइनस करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा एनर्जी इसमें दी जाएगी, बिल्कुल। तो इसमें एनर्जी टेकअप करेगा सर, एनर्जी लेगा भी, एनर्जी मतलब एनर्जी सर लेगा ना, ये एनर्जी लेकर ही तो कहो। हाँ नहीं, अगर केवल वर्क डन की बात करें तो देखिए एरिया अंडर द कर्व ऊपर वाला ए से बी, जहां पे वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है वो ज्यादा है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आएगा। थोड़ा सा मैं और अगर आपको समझाऊं तो देखिए, जब आप एनर्जी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ए से शुरू करके बी तक पहुंचे आप, है ना, इस प्रोसेस से, तो इस वाले प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा ये पूरी चीज होगी, ठीक है। उसके बाद जब आप बी से ए आएंगे तो बी से ए आने में वॉल्यूम कंप्रेशन ये वाला होगा, तो उसके लिए एरिया अंडर द कर्व ये वाला होगा। तो जो
नेट वर्क डन होगा वो ये वाला एरिया होगा, और देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाला वर्क डोमिनेट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो जब भी क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा, बच्चों ध्यान रखिएगा, फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेस वर्क डन इज पॉजिटिव। मतलब शेडेड एरिया तो आपको निकालना है, जो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया इनक्लोज होगा वो निकालना है, बट क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। जैसे ये वाला आप देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे भी वर्क डन जो होगा वो ये वाला ही एरिया होगा, लेकिन इसमें इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से सेम है ना, कि जब वॉल्यूम में कंप्रेशन हो रहा है तब एरिया इनक्लोज ज्यादा है, और जब एक्सपेंशन हो रहा है तो एरिया इनक्लोज्ड मतलब एरिया ऑफ द कर्व कम है। तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होगा साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा यू कैसा भी साइक्लिक प्रोसेस हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डेल्टा यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा यू 0 रहेगा। बच्चों अगर लिख लीजिएगा बताइएगा, फिर सवाल कर लेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है वो डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। साइक्लिक प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, डेल्टा यू 0, और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं सबका यूज होगा जो हम सवाल करेंगे। डन सर। आ रहा है बच्चों सवाल, देखिएगा, एक मिनट रुको। लिखिए लिखिए। ठीक बच्चों याद रखिए, क्लॉकवाइज वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन नेगेटिव। मान लीजिए भूल भी जाते हैं तो थोड़ा सा अपना लॉजिकली सोच के कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन याद रह जाएगा तो अच्छा है, बाकी भूलते हैं तो थोड़ा दिमाग लगा कर लीजिएगा। वेट कर रहा हूं बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए। हीट सप्लाइड फॉर द कंप्लीट साइकिल। सर 5 जूल। सर 5 आ जाए। अच्छा, और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, मतलब हीट सप्लाई की जाएगी या नेगेटिव रिजेक्ट सर, होगा? नेगेटिव सर, -5 आ जाएगा सर, -5। -5 जूल। -5 जूल। तो क्या कहते हैं फिर आप? यस सर। -5 है तो क्या मतलब हुआ उसका? सर heat -5 level- कम से heat- रिलीज हो रही है। हीट हीट रिलीज हो रही निकली है, बिल्कुल। यस सर। चलिए तो बच्चों इसमें फिर से देखिए, साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और एरिया ऑफ द जो ये कवर्ड एरिया है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकालना है, तो चूंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हम लोग लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो हाइट की वैल्यू बच्चों 5 है, तो ये मैंने 5 लिख दी हाइट, ठीक है बच्चों, ये हाइट है। और बेस की वैल्यू लिखेंगे तो ये बेस है इतना, तो 1 से 3 यानी 2 है, तो बेस का Yes. वैल्यू 2 है, ठीक है। और हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो हाफ से हाफ कैंसिल, -5 जूल वर्क डन आ जाएगा। माइनस ये बता रहा है कि तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब चूंकि डी यू तो 0 होगा, डी डब्ल्यू होगा -5, तो डी क्यू का वैल्यू आ गया -5। इसका मतलब सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस के बाद सिस्टम से आपको 5 जूल हीट मिल जाएगी। डी यू क्यों 0 कर दिया बच्चों? डी यू 0 करने का लॉजिक क्या है? सर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस और- है, साइक्लिक प्रोसेस कैसा भी हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज 0। रेडी हो जाइएगा तो बताइएगा बच्चों, फिर अगला सवाल करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, बताइए। सर बेस 2 होगा कि 3 होगा जो हम बेस ले? बेस मतलब ये हो गया ना, तो 3 - 1, 3 ओके ये, सर। हाँ बेस 3 - हाँ। 1 2 होगा। अगला सवाल बच्चों, ये भी साइक्लिक प्रोसेस पे ही है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा।
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वर्क डन इन जूल होगा मे बी. Heat supply gas is taken through a cyclic process ABCA shown if 2.4 calorie of heat is given in the process. Calculate the value of. बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है. खैर हाँ चलिए, वर्क डन बताना है बच्चों जूल में. चलिए ठीक है, करिए वर्क डन. हाँ वर्क डन बताना है सवाल में. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन जूल, ये है सवाल आपका. सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब. बच्चों समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मतलब क्या? 10.08 जूल आ रहा है. ठीक है ठीक है. यस सर 10.08 आ रहा है. हम्म. सोचा क्या आप लोगों ने कि क्या होगा इसमें, मतलब सर इसमें सर क्योंकि हीट 2.4 गिवन कैलोरी दिया हुआ है, हाँ हाँ उसको हम लोगों ने जो जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है. बस, और कुछ करना ही नहीं बच्चों. ये मतलब ठीक Yes, है, डायग्राम दिया हुआ है, पर हम लोग को जरूरत नहीं है. गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए. इफ 2.4 कैलोरी, तो देखिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन. चूंकि डेल्टा यू 0 है, क्यू 0 है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो जितना भी हीट देंगे सिस्टम में सारा का सारा वर्क डन हो जाएगा. सवाल में बोला गया 2.4 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन इन द प्रोसेस. तो 2.4 कैलोरी आप हीट दे रहे हैं सिस्टम को, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा और बराबर होगा 2.4 कैलोरी. 2.4 इंटू 4.2 बच्चों कर देंगे, बस यही आंसर है जो आएगा. ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके? 10.08. 08 10.08, बस यही आंसर है. ठीक है, और बाकी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एरिया जो है वो वीपी कर्व है, पीवी कर्व नहीं है. तो आपको बाकी दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि हीट गिवन सिस्टम में दिया है, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर निकालना है. डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी यू 0 होगा, साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिए. जितना हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन. सर एक डाउट सर, थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है. बताइए बताइए. सर क्योंकि अगर इससे सर ग्राफ से अगर हमको निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, तो वो नेगेटिव आएगा सर. नेगेटिव आएगा. इससे नेगेटिव वर्क आ रहा है? सर ये एंटी क्लॉकवाइज है ना? नहीं नहीं नहीं, ये वीपी कर्व है, ये पीवी नहीं है. समझ सर पाए ये आप? सर समझ गए. यस सर, यस हाँ, सर. अगर आप निकालना चाहें तो इसे आप पीवी ड्रॉ कर लीजिए, जो कि बहुत आसान है ना. कोऑर्डिनेट्स आपको हर एक पॉइंट के पता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, वर्क डन आपका पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, तो ये वीपी है, इसे पीवी में कन्वर्ट कर लीजिए, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा. चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पे, साइक्लिक प्रोसेस. ये रहा, इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर है और लीटर में वॉल्यूम है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा एसआई यूनिट में. तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बच्चों. 1 एटीएम को आप 10 के पावर 5 पास्कल मान के चलिएगा इस सवाल के लिए. 1 एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल. और 1 लीटर वाला बच्चों थोड़ा मदद करेंगे क्या, जैसे मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 1 लीटर सर में 10 पावर -3 मीटर क्यूब. बिल्कुल 10 पावर -3 मीटर क्यूब. बिल्कुल ये होगा. 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर क्यूब. 1 एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल. चलिए बताइए थोड़ा सा. बच्चों एक चीज और समझिए थोड़ा सा,
ये वाला और ये वाला दो अलग सवाल है, ठीक है। तो आप पहले वाले के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट द वर्क डन इन द प्रोसेस A to B, B to C, C to D, D to A फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ की मदद से आपको बताना है। और फिर ये वाला सवाल अगला है। तो सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला मतलब ये वाला आपने पहले कर लिया, दूसरा वाला? यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। सर AB की वैल्यू आ रही है 60। AB की वैल्यू 60 आ रही है, ओके। सर AB की वैल्यू 60 आ रही है, सर BC की वैल्यू 0, 0। और CD CD की वैल्यू आ रही है 10 10 आ रही है नेगेटिव -10। सर 10 आ रही है, CD सर की 10, CD 10 आ रही है और DA की 0। 0। DA की 0। बच्चों एक बार उससे आप वेरीफाई भी कर लीजिए क्या कि सब प्रोसेस का वर्क डन जोड़ के और केवल शेडेड एरिया का वर्क डन निकालते हैं तो क्या वो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं या अलग अलग आ रही हैं? तो सही आ रही है। और साइन भी मैच कर रहा है, मतलब जैसे ये क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है सब कुछ जोड़ के। यस सर। बच्चों आप बाकी लोग भी करते रहिए भाई, और किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछिए भाई। अब जैसे इस वाले सवाल में पूछा गया फाइंड आउट द वर्क डन इन द प्रोसेस AB, सो A से B के बीच में वर्क डन बताना है। AB का तो कांस्टेंट प्रेशर है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो 12 into 10 के पावर 5 कांस्टेंट प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम 1 से 6 हो रहा है, यानी 5 लीटर चेंज हो रहा है, तो 5 into 10 के पावर -3 ये AB का वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन फॉर AB। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 10 के पावर 2 और 60 into 10 के पावर 2। तो बच्चों आप लोग कितना बता रहे थे? 10 की पावर 2 लगाना भूल गया फिर यही आ रहा था। 6000 जूल आएगा ना? यस सर यस सर। ठीक है। और सर, BC का बच्चों वर्क डन magnitude- 0 होगा, कारण क्या Zero, है कि zero। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और DA का भी वर्क डन 0 होगा, कारण क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और फिर C से D का वर्क डन निकालते हैं, तो इसमें देखिए 1000। 2 into 10 के पावर 5 प्रेशर है, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो 6 से 1 हो रहा है, तो 5 का चेंज हो रहा है। 5 मीटर क्यूब 5 लीटर मतलब 10 के पावर -3 करना पड़ेगा, तो 10,000 आ जाएगा बिल्कुल। तो बच्चों ये 1000 जूल आएगा, बट ये 1000 जूल नेगेटिव में वर्क डन आएगा, ठीक है। जो भी आपका वर्क डन आएगा वो -1000 जूल आएगा, ठीक है। CD प्रोसेस तो के लिए सेकंड -1000 जूल आएगा। तो अगर नेट टोटल वर्क डन आप इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में निकालेंगे, टोटल वर्क डन जो कि शेडेड एरिया का भी आप डायरेक्ट निकालते, तो 5000 जूल टोटल वर्क डन आएगा, ठीक है। और इतना ही बच्चों पहले वाले सवाल में इतना ही हीट सप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U 0 है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो टोटल वर्क डन 5000 जूल और इतना ही हीट सप्लाइड हो जाएगा। दूसरे वाले सवाल के बारे में बच्चों? तो दूसरे वाले में फर्स्ट का 2400 जूल आ रहा है। ओके। ये वाले पहले वाले Second। सवाल में किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो बच्चों तो पूछ लीजिए प्लीज, बहुत आसान सा है, सारी चीजें गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर निकालना है। फिर भी किसी का कुछ अलग आ रहा है या कोई अपना डिस्कशन करना चाहता है सॉल्यूशन, तो फील फ्री। सर सेकंड का 0 आ रहा है। सर पहले का 24 into 10 पावर 2। 24 into 10 के पावर 2 2400 पहले वाले का, 2400। ओके। सेकंड का 0। ओके 0 आएगा सेकंड का, ओके और थर्ड का भी थर्ड का भी 2400। 2400। माइनस सर BC का 0 कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। BC का देखिए, BC में 0 ये हो गया क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। देखिए B से C आ रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स है 6, तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन 0 होता है ना, डेल्टा V 0, PdV वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ PdV, तो अगर dV 0 तो वर्क डन 0, इस वजह से 0 हो जाएगा। थैंक यू सर। ये बच्चों याद रखिएगा प्लीज, मैंने ये पॉइंट लिखवाया नहीं है, ये समझ के कि याद रहेगा। अगर कहीं पे भी वॉल्यूम में चेंज 0 है तो वर्क डन 0 रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा सवाल मैं बच्चों अब करा रहा हूं, जो लोग कर चुके हैं बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ है देखिए थोड़ा सा। दूसरे सवाल में बोला है एट 8 atm प्रेशर अ मोनोएटॉमिक गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 5 लीटर, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस बच्चों हम लोग एट 8 atm 2 से 5,
तो प्रेशर है बच्चों 8 एटीएम, 8 एटीएम मतलब ये 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इतने पास्कल, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है बच्चों 2 से 5 लीटर, यानी 3 लीटर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी 3 इंटू 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। ये पहले वाले पार्ट को बच्चों सॉल्व कर रहा हूं, तो वर्क डन हो जाएगा 24 इंटू 10 के पावर 2, यानी 2400 जूल वर्क डन हो जाएगा। तो जिनका भी बच्चों 2400 आया था बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चों, बी ऑप्शन में आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को 0 क्यों कह दिया, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया आपकी बात। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को 0 क्यों कह दिया आप लोगों ने, कोई समझाएगा? आप लोगों ने इसके लिए ये समझ लिया कि ये ग्राफ पहले वाले सवाल के लिए था बच्चों, ये फर्स्ट वाले के लिए था, दूसरे वाले के लिए ग्राफ ही नहीं है। साइक्लिक ले आना। तो बच्चों ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को 0 कैसे कहा है आप लोगों ने, थोड़ा समझाइए मुझे। टेम्परेचर कांस्टेंट माना है डेल्टा टी कांस्टेंट हो जाएगा सर, टेम्परेचर कांस्टेंट माना, दिया नहीं डेल्टा है टी दिया नहीं है तो सर कांस्टेंट ले लिया है सर। अच्छा आप लोग सोच के बताइए बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्या? सवाल में बोला गया है एट 8 एटीएम प्रेशर अ मोनोटॉमिक गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 2 to 5। सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा सर, कांस्टेंट नहीं होगा सर, नहीं होगा, कारण क्या है? यस सर। सो प्रेशर गैस एक्सपैंड कर रहा है ना, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। हाँ प्रेशर देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है एट 8 एटीएम प्रेशर, मतलब इतने प्रेशर में गैस 2 लीटर से 5 लीटर जा रही है, तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इस सवाल में, ठीक है? यस सर। और चलिए अब बताइए आप मुझे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके सारे, इसमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नॉन जीरो आएगी और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी कुछ फिर अलग हो जाएगा। सारे लोग बी पार्ट सॉल्व करिए और मुझे बताइए इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा। कल है सर अभी। निकालिए। सर 3600 3600 आर, ओके। सर 36 इंटू 10 पावर -2, 36 10 पावर 2, 36 इंटू 10 पावर 2। यस सर, 3600 है ना? यस सर। ठीक है। सर 6000 आ रहा है सर, हीट सप्लाइड 6000। ओके देखिए बच्चों, बी पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब भी बच्चों इंटरनल एनर्जी की बात आए तो आपके दिमाग में सीधे टेम्परेचर का ख्याल आना चाहिए, मैंने कल भी आपको समझाया है। तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज बताना है तो कैसे बताएं, तो टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो उससे थोड़ा सा हम लोग को लॉजिक बन सकता है, लेकिन सर टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर कैसे, तो पीवी बराबर एनआरटी है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। तो जैसे मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए मान लीजिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एनआर, ठीक है। जब इनिशियल चाहिए होगा तो पी इनिशियल वी इनिशियल बाई एनआर यूज करूंगा। तो देखिए पी फाइनल, प्रेशर तो कांस्टेंट है 8 एटीएम, तो इसलिए 8 इंटू 10 के पावर 5, और फाइनल वॉल्यूम है 5 लीटर हो गया ना, तो 5 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड बाय एनआर, ठीक है। इस तरह से इनिशियल टेम्परेचर जब निकालना था तो प्रेशर तो सेम रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब था डिवाइडेड बाय एनआर, तो ये इनिशियल आ गया। इसकी मदद से आप चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर करेंगे तो
आप यहाँ से 40 माइनस 16 तो 10 के पावर 2 डिवाइडेड बाई NR, और 40 माइनस 16 तो 40 में से 24 कितना आ जाएगा बच्चों? 24 ना? 24 हाँ, तो ये बच्चों चेंज इन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताना है, यानी हमें डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है बच्चों इस सवाल में। 3 तो 3 डेल्टा by 2 टी आ RT गया। हाँ हाँ, बताइए बताइए, सही बता रहे हैं। 3 कैसे 3 by 2 RT 3/2 3 by RT। 2 NRT बिल्कुल बच्चों, सवाल में पढ़िए तो ये भी बताया गया कि मोनो एटॉमिक गैस है मोनो ना? एटॉमिक गैस है सर। और मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कोई भी प्रोसेस हो, आइसोबारिक आइसोकोरिक कुछ भी हो प्रोसेस, एनसीवी डेल्टा टी आप हमेशा यूज करेंगे। तो एन हमें नहीं पता कितने हैं, सीवी की वैल्यू चूंकि मोनो एटॉमिक गैस है तो 3R/2 हो जाएगा, और डेल्टा टी बच्चों अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा है जो कि है 10 के पावर 2 इंटू 24 डिवाइड बाय NR। तो देखिए यहाँ से NR कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा 12 3 36। बच्चों 3600 आ रहा था क्या आप लोग का सेकंड वाले पार्ट का आंसर? सर ये सर ये यार यस सर। हाँ, तो सेकंड वाले पार्ट का बच्चों आंसर जो होगा 3600 Yes, sir. आएगा। ठीक है, लेकिन हमने 36। सर दूसरा प्रोसेस सर दूसरे तरीके से करा था, लेकिन हमने सर अच्छा, आपने कैसे किया था? सर ये जो है ना सर, जैसे ये होता है कि NF/R डेल्टा टी अपॉन 2 आपने बताया था, सर उसकी जगह NR डेल्टा टी की जगह हमने PV रख दिया था सर, PV। बिल्कुल बिल्कुल, NR डेल्टा की जगह P डेल्टा V इनफैक्ट है ना, P यस डेल्टा सर P डेल्टा V। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों ये फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर निकाल के डिफरेंस लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तीसरा सवाल हेलो सर। पूछा है। हाँ बोलिए। सर यहाँ डेल्टा जी से जो आप निकाले हैं वहां से समझा दीजिए। हाँ, टी फाइनल और टी इनिशियल यहाँ से। टी फाइनल टी इनिशियल आपको समझ में आया? ये कैसे आया? ये दोनों क्लियर है? जी सर, जी सर, यस सर। तो फिर घटा दिया है ना, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया तो ये आ जाएगा ठीक 10 है के सर। पावर 2 24 बाय NR। अब ठीक ये है सर। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी ऑलवेज, मतलब कोई इसमें आपको इफ एंड बट नहीं है, हमेशा डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी होगा हमेशा। ठीक है, तो N एज इट इज रखा, CV 3R/2 क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए CV वैल्यू 3R/2, और डेल्टा टी ये हो गया है ना 10 के पावर 2 बाई NR इंटू 24। तो जब इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए NR कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1, और ये 24 तो 12, तो 12 इंटू 3 36 इंटू 10 के पावर 2, तो 3600 आ जाएगा दूसरे वाले का। थैंक यू सर। अच्छा जो जैसे ये तो आ गया, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अब कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्यू के लिए क्या किया जाएगा? डेल्टा क्यू के लिए सर दोनों को जोड़ देंगे सर, दोनों को हाँ, ऐड कर देंगे सर। बिल्कुल, सर, डेल्टा दोनों क्यू को बराबर ऐड कर डेल्टा यू देंगे, प्लस आ जाएगा। W। तो बच्चों कितना आ जाएगा इसको 36 में 24 को जोड़ेंगे तो 6000 सर 6000 जूल। बहुत बढ़िया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, 6000 जूल आ जाएगा। बच्चों एक और तरीका निकाल सकते हैं क्या? मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड के लिए और कोई तरीका आपके दिमाग में हो? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, प्रेशर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट NCP डेल्टा NCP डेल्टा टी वाला। डेल्टा टी। एनसीपी डेल्टा टी, बिल्कुल बच्चों। अगर मान Yes, sir. लीजिए सवाल में आपसे पहले 2 पार्ट नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, या वर्क के बाद सीधे हीट पूछ देता, या इंटरनल एनर्जी के बाद सीधे हीट पूछ देता, वर्क नहीं पूछता, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप वर्क कैलकुलेट करके पूरा फॉर्मूला, आप डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, बस यहाँ सीपी की जगह इस बार रख देंगे 5R/2, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू 5R/2, तो N 5R/2 और डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फिर से 6000 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एनसीवी डेल्टा टी, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है बच्चों तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए, बाकी इस तरह के सवाल आपको करने आने चाहिए, और मैं कराता हूं अभी आपको साइक्लिक प्रोसेस के सवाल। कैसे आई है समझ आया? क्या क्या बताइए? 6000 सर, ये कैसे आया थर्ड पार्ट? देखिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है ना, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू हमारे पास कितना है? इंक्रीज इंटरनल एनर्जी 3600 है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है 2400, दोनों को जोड़ देंगे तो 6000 जूल आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे एनसीपी डेल्टा टी फॉर्मूला लगा के, मैं अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं अगले में आपको एनसीपी डेल्टा टी करके भी, अगर किसी ने किया है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ एनसीपी डेल्टा टी करके भी सेम आंसर आएगा, 6000 आएगा। बच्चों अगर क्लियर है तो बढ़ चले फिर अगले सवाल में, बोलो। यस सर। तीनों पार्ट समझ में आए? वर्क डन बाय द गैस 2400,
कैसे पता चला? पी डेल्टा वी फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, है ना। वर्क डन बाय द गैस, प्रेशर कांस्टेंट है, पी डेल्टा वी फॉर्मूला लगा देंगे सीधे 2400। सेकंड, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एनसीवी डेल्टा टी, और दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड आ जाएगा। चलिए बदल दूं बच्चों स्लाइड, लिख लिया हो अगर? यस सर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल में कुछ भी गड़बड़ बच्चों नहीं करिएगा। केपीए का मतलब किलो पास्कल है और सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, तो यूनिट का ध्यान रखना है। कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा और सबका आंसर आना चाहिए इसमें। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सर। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। यस सर। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके। सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, और लोग भी बताइए। सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें जैसे सवाल में बोला गया है कि इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, इसका मतलब हो गया डीक्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? जैसे सेकंड स्टेटमेंट से इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, तो डीक्यू कितना कर लेंगे हम लोग? 0। जीरो। तो डीक्यू 0 हो गया, तो बच्चों जो डीक्यू बराबर डीयू प्लस डीडब्ल्यू हम लोग फॉर्मूला लगाते थे। अब सवाल में पूछा गया है इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है, तो डीक्यू चूंकि 0 हो गया तो डीयू बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डीडब्ल्यू, यानी जो भी वर्क Yes, डन की sir. वैल्यू निकालेंगे उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Yes, वर्क डन sir. कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें? तो बच्चों पीवी ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, पीवी ग्राफ गिवन है, तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। पीवी ग्राफ गिवन है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए बच्चों जल्दी से। पीवी ग्राफ वर्क डन कैसे आएगा? हाफ सर एरिया कर देंगे P1 इसका। प्लस P2 हाँ, एरिया एरिया हाफ। अंडर द कर्व, बिल्कुल। इन हाँ, ट्रेपेजियम का Half. एरिया वही जो आप बोल रहे हैं, हाफ P1 यस सर, हाफ P1 प्लस P2 इनटू V2 माइनस V1। बिल्कुल, तो हाफ। अच्छा बच्चों, ट्रेपेजियम है चूंकि, है ना, ये पूरा आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड तो 50 है और दूसरी साइड कितना लिया बच्चों? दूसरी वाली साइड 20 लिया है क्या? 20 लिया है। 20। हाँ, 20। 50 और 20 70। लेकिन एक चीज का बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप 70 ले रहे हैं तो ये 70 चूंकि पास्कल नहीं है, ये किलो पास्कल है, तो क्या करना चाहिए? जैसे 70 को हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, कुछ बताएंगे? 10 पावर 10 के माइनस पावर 3 3 के पावर 3। 10 की पावर 3 पास। 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पास्कल बन जाएगा क्योंकि किलो पास्कल है। अच्छा, उसके बाद सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब आप वॉल्यूम पे फोकस करेंगे तो ये सवाल में बताइए 200 है और ये 50 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 150। अच्छा, 150 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, तो मीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? माइनस 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मीटर क्यूब बनेगा। तो ये अब पास्कल Yes, है sir. और ये मीटर क्यूब है। अब आपका आंसर जूल में आने के लिए रेडी है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 1 2 और 3 2 5, तो 10 के पावर माइनस 1 बचेगा सबको सिंप्लीफाई होने के बाद। 15 7 105, 105 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 के पावर माइनस 1, तो 105 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 52 104। 52 कुछ आ रहा है सर। 4.5। हाँ 4 पॉइंट नहीं 4.5 कहाँ बने बेटा? 105 को 2 से डिवाइड करेंगे 52 सर 52 बोल- 52 आ रहा है। 52। हाँ 52.5 आ जाएगा और ये 5.25 आ जाएगा, है ना? यस सर, ये आ रहा था लेकिन इसमें Yes, sir. ऑप्शन दे रखा सर। अच्छा, ऑप्शन दे नहीं रखा है और निगेटिव। अच्छा, एक चीज और समझिए बच्चों, ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि वर्क डन नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो ये बच्चों यहाँ माइनस रखिएगा, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा
वो माइनस ऑफ माइनस 5.25 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वर्क डन आएगा, तो पॉजिटिव का 5.25 जूल आंसर आएगा। अब कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारे सर ने कोई ऑप्शन इधर उधर तो नहीं कर दिए, और हम लोगों ने वैल्यूज भी 50 और ये 20 किलो पास्कल है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये 200 है, 200 माइनस 50 150, ठीक है, सही किया बच्चों, होगा गड़बड़ हो गया होगा। हाँ ये बताइए बताइए सर वर्क डन नेगेटिव कैसे है? तो वर्क डन तो पॉजिटिव रहेगा ना? वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉकवाइज है। तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो बच्चों यार, डरा रहे हो यार, ऐसा मत करो। वर्क डन सर ये 30 होगा तब, क्या पहले बताओ सर अगर 30 लेते हैं शायद तब आ जाए। ठीक है, चलिए आंसर पे तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, पहले तो कॉन्सेप्चुअल बात हो। पहले ये बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव होगा? ये मैंने नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव नेगेटिव होगा, कंप्रेसर होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए नहीं सर, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, कंप्रेशन हो रहा है सर, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम आ रहे हैं, इसलिए वर्क डन नेगेटिव लिया जा रहा है। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट नहीं है। चूंकि कंप्रेशन हो रहा है इसलिए हम लोग वर्क डन नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और माइनस मिलके, ये वाला माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा आपका, यानी पॉजिटिव 5.25 खैर नहीं है, तो जो भी होगा आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी? यस सर। नोट कर लीजिए, और किसी को कुछ डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। तो ए ऑप्शन अगर मतलब होता तो प्लस वाला ऑप्शन लेते आप, प्लस 5.25, इतना गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। लिख लिया बच्चों, चेंज करूं मैं? यस सर। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बताइएगा, दोनों तीनों पार्ट के। पहले वाले का पीवी होगा वर्क डन, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर पीवी है? यस सर, यस सर। ओके। बच्चों आंसर आ जाए तो बताइएगा। ए का तो हो गया, बी और सी का वेट कर रहा हूं मैं। बी का 5/2 वाले में पीवी, और बी का सेकंड पार्ट का है ओके 3/2 पीवी। ओके।
तो बी वाले में 2 पार्ट है जिसमें से सी ए वाले का माइनस पी वी होगा और ए बी वाले का 0 होगा। ओके और सी ए वाले का हमारा प्लस पीवी हाफ पीवी आ रहा है, ओके हाफ पीवी। सॉल्व करते हैं, देखिए एक बार। पहले सवाल में पूछा गया वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस बच्चों ये क्लॉकवाइज है सर पार्ट सर दूसरे वाले का जो Clockwise. ये का आएगा पीवी Clockwise और ए बी का आएगा 0। ओके तो बच्चों पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए सबका आंसर मैच करना चाहिए। क्लॉकवाइज है, शेडेड एरिया का मतलब ये जो कवर्ड एरिया है उसका वही वर्क डन होगा, ये जो एरिया है ट्राइंगल एबीसी यही वर्क डन होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप लिखेंगे हाफ बेस, बेस है वी नॉट और हाइट है 3 पी नॉट माइनस पी नॉट यानी 2 पी नॉट। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो 2 पी नॉट, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट वर्क डन आएगा पहले वाले पार्ट का। बच्चों आप लोग का भी सेम आया था क्या, एक बार बता दीजिए। यस सर, यस सर, यस यस सर। पी नॉट वी नॉट ये वर्क डन आएगा और पॉजिटिव वर्क डन लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब आते हैं बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में बोला गया है हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ सी ए एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए बी। अच्छा सी ए और ए बी को हम लोग को अब अलग अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। और हीट रिजेक्टेड 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। बच्चों हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ सी ए वाले पाथ के बारे में पूछा गया है, तो डेल्टा क्यू फॉर सी ए निकाल रहा हूं। मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी डेल्टा टी, बहुत बढ़िया। तो एन और सीपी के वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, मोनोएटॉमिक गैस है तो 5R/2 5R/2, वेरी गुड। और डेल्टा टी और वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। डेल्टा टी मतलब होगा टेम्परेचर एट ए माइनस टेम्परेचर एट सी, टेम्परेचर एट ए माइनस टेम्परेचर एट सी, ये सी ए प्रोसेस के लिए डेल्टा टी होगा। अच्छा टेम्परेचर एट ए अगर हमको निकालना है तो पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर कर देंगे बच्चों, ये टेम्परेचर एट ए आ जाएगा ना, बिकॉज पीवी बराबर एन आर टी, तो टेम्परेचर टी बराबर पीवी अपॉन एन आर। और टेम्परेचर एट सी निकालना है अगर हम लोग को, तो प्रेशर तो सेम ही रहा 2 पी नॉट रहा, सॉरी प्रेशर तो पी नॉट ही रहा, वॉल्यूम 2 वी नॉट है, तो 2 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो चेंज नहीं हो रहा है, आर नहीं चेंज हो रहा है, तो पी नॉट वी नॉट बाई एन आर माइनस 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। तो जो आंसर आ जाएगा माइनस P0 माइनस V0 पी by नॉट NR। वी नॉट बाई एन आर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से देखिए एन आर आप कैंसिल कर दीजिए, एन आर कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस 5/2 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा। अब बच्चों मुझे बता यही आ रहा दीजिए है सर। आप लोग का मैच किया है क्या, माइनस यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा ऐसे ही किए हैं या आप कोई और तरीका सोचे हैं। ऐसे ही किया था सर। ठीक है ऐसे ही करा। ठीक है। अब बच्चों देखिए सर, हीट रिजेक्टेड बाय द सर। गैस इन द पाथ सी ए, तो हीट रिजेक्टेड ही है क्योंकि नेगेटिव आ रही है डेल्टा क्यू की वैल्यू। और अब आ जाते हैं बच्चों हीट एब्जॉर्ब्ड इन द पाथ ए बी। सर सर। हम दूसरे फिर NCV डेल्टा टी से निकाल लेंगे। हाँ दूसरे वाले को डेल्टा क्यू इन पाथ ए बी। यस सर। हाँ बिल्कुल, इसमें एनसीवी डेल्टा टी लगा देंगे तो वो आ NCV। जाएगा, तो एन सीवी हो जाएगा 3R/2, ठीक है। और डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों आपको सोचनी पड़ेगी इसमें, तो डेल्टा टी ए से बी प्रोसेस के लिए तो टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए करना पड़ेगा, टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए। तो बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, मैं टेम्परेचर बी और टेम्परेचर ए लिख रहा हूं, ठीक है। तो टेम्परेचर एट बी जब निकालेंगे तो 3 पी नॉट इंटू वी नॉट बाई एन आर हो जाएगा, और टेम्परेचर एट ए निकालेंगे तो पी नॉट वी नॉट बाई एन आर हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। बच्चों नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिएगा, बाकी सॉल्व ऐसे करेंगे। 3 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर में से एक पी नॉट वी नॉट बाई एन आर घट जाएगा, तो 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर बचेगा, तो ये बन जाएगा 3 NR by 2, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर हो जाएगा, 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर हो जाएगा, तो एनआर से एनआर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पी नॉट वी नॉट आएगा। बच्चों मैच किया है क्या आप लोग का 3 पी नॉट वी नॉट? यस सर। ठीक है, तो ए बी के लिए बच्चों जो आंसर आएगा वो 3 पी नॉट वी नॉट होगा, और सी ए के लिए जो आंसर आएगा वो -5/2 पी नॉट वी नॉट होगा। सर ठीक है, हाँ बताइए। सर हमने पहले 5R/2 क्यों लिया, मोनोटॉमिक गैस है तब भी तो 3R/2 ही आएगा।
नहीं नहीं, ये सीपी है, सीए प्रोसेस। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये एक्चुअली एनसीपी डेल्टा टी है। क्यों सर यहाँ पे एनसीपी डेल्टा टी क्यों यूज कर रहे हैं डीक्यू? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है। सी से ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट चेंज एनसीपी डेल्टा टी होगा। ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो इस वाले केस में मैंने एनसीवी डेल्टा टी लगाया, इस वाले केस में एनसीपी डेल्टा टी लगाया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। और पूछे किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। अब सवाल में पूछा है अगला वाला कि नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ बीसी। तो बीसी प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब की होगी गैस, ये बताना है। पी नोट वी नोट हो जाएगा। अच्छा, पी नॉट वी नॉट हो जाएगा बीसी प्रोसेस के लिए, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड। नहीं सर, बीसी नहीं सर, ये नहीं हो जाएगा दूसरा। बच्चों ए और बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। किसी को कुछ भी तकलीफ है ए बी पार्ट में तो प्लीज पूछ लीजिए। सी पार्ट में भी आपको सॉल्व करके समझाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। बीसी वाला पार्ट बच्चों किसी का हो गया है और मुझसे बताना चाहे, डिस्कशन करना चाहे तो फील फ्री कि बीसी पार्ट के लिए नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस कैसे निकालेंगे। कोई दिमाग किसी का चल रहा हो, बताना चाहे तो फील फ्री। बीसी प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, पहले वर्क डन निकालेंगे सर, इससे वर्क डन निकालेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के जरिए वर्क डन निकालेंगे सर इसका। बीसी प्रोसेस के लिए एरिया अंडर द कर्व करके वर्क डन निकालेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या सोचेंगे? तो उसके बाद में सर जो फॉर्मूला बताया था एन सर एफ अपॉन टू पी डेल्टा वी, सर इसके जरिए जो है वो निकालेंगे, इसकी इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे सर। ठीक, फिर दोनों को सर ऐड कर देंगे तो वो निकल आ जाएगी। ठीक ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इस अलग सी स्लाइड में ड्रॉ करता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि बीसी प्रोसेस के लिए अकेले हीट एब्जॉर्ब्ड कैसे निकालना है। सी पार्ट बच्चों, बीसी प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालना है। तो यहां पे देखिए प्रेशर 3 पी नॉट है, ठीक है, और यहां पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट। ऊपर वाले एंड पे प्रेशर 3 पी नॉट और नीचे पी नॉट, ठीक है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम वी नॉट और 2 वी नॉट है, ठीक है। वॉल्यूम वी नॉट है और 2 वी नॉट है, ठीक है। और जो प्रोसेस जा रहा है वो बी से सी है, प्रोसेस बी से सी है, ठीक है। अब जो इसमें पूछा गया है हीट के बारे में कि इस प्रोसेस बीसी में कितना हीट एब्जॉर्ब्ड है, तो हमें पता है कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब वर्क डन निकालना बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। तो ये पूरा जो एरिया होगा ये वर्क डन इन बीसी प्रोसेस आ जाएगा। तो इस एरिया को अगर आपको निकालना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वर्क डन इन बीसी प्रोसेस विल बी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा बच्चों? एक तो आपका 3 पी नॉट फोर पी नॉट और पी नॉट, तो 4 पी नॉट हो जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम करेंगे बच्चों, तो 2 वी नॉट माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो 2 पी नॉट वी नॉट बच्चों इस प्रोसेस का वर्क डन आएगा। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है 2 वी नॉट से 2 वी नॉट, तो मैं लिख देता हूं वर्क डन प्लस का 2 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बच्चों कैसे बताएं? क्या फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए? कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? मदद करिए। F/2 nRT, F/2 nR डेल्टा टी, F/2 nR डेल्टा टी, बिल्कुल, या एनसीवी डेल्टा टी, जैसा भी जो भी आप सोच पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि मोनोएटॉमिक गैस है बच्चों, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो जाएगा, तो लिख देंगे 3/2 nR डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा यू का वैल्यू हो जाएगा 3/2 nR डेल्टा टी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? हमें डेल्टा टी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पीवी बराबर एनआरटी है ना, उसको यूज करके। तो जैसे हमें फाइनल टेम्परेचर एट सी में से टेम्परेचर ऑफ बी को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा जाके
एनआर डेल्टा टी का वैल्यू आएगा टेम्परेचर सी माइनस टेम्परेचर बी। तो टेम्परेचर सी और टेम्परेचर बी पे कैसे निकालें? तो देखिए टेम्परेचर बी पे जब निकालना होगा तो आप लिखेंगे प्रेशर एट बी वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाई एनआर। सर ये कैसे पता चल गया? टेम्परेचर एट बी वॉल्यूम एट बी बाई एनआर, पीवी बराबर एनआरटी से पता चल गया। ठीक है, तो प्रेशर एट बी बच्चों 3p नॉट, वॉल्यूम एट बी वी नॉट, तो 3p नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई एनआर, ये टेम्परेचर बी हो गया। टेम्परेचर एट सी निकालेंगे तो फिर से प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एनआर, तो प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम 2v नॉट, तो 2p नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई एनआर, ये टेम्परेचर एट सी हो गया। टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी करना पड़ेगा डेल्टा टी निकालने के लिए। बच्चों यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखिए टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी, तो 3p नॉट वी नॉट बाई एनआर और 2p नॉट वी नॉट बाई एनआर, तो टेम्परेचर एट सी हो गया 2p नॉट वी नॉट बाई एनआर और टेम्परेचर एट बी हो गया 3p नॉट वी नॉट बाई एनआर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ से एनआर एनआर कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 3/2 और 3/2 और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 2p नॉट वी नॉट माइनस 3p नॉट वी नॉट यानी माइनस p नॉट वी नॉट। ठीक है, तो 3/2 माइनस p नॉट वी नॉट, तो डेल्टा यू का वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ से माइनस 3/2 p नॉट वी नॉट। दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों तो 4 माइनस 3 1 बच जाएगा, तो p नॉट वी नॉट बाई 2 आ जाएगा। बच्चों आया था, किसी का मैच कर रहा है क्या? इंटरनल Yes, sir. हीट सप्लाइड p नॉट वी नॉट बाई 2। यस सर। ठीक, किसी को कुछ भी डाउट हो बच्चों पूछ लीजिए। बाकी सवाल हो सकता है कि जैसे मैंने तो आपको एक एक सवाल में 2-2 3-3 पार्ट कराए हैं, तो आपके पेपर में ऐसे 2-2 3-3 पार्ट नहीं आएगा, पर अगर ये आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं और ये क्लियर होते जा रहे हैं आपको, तो आप पेपर वाले सवाल भी कर लेंगे। उसमें एक चीज पूछेगा आपसे, या तो इंटरनल एनर्जी या वर्क डन या कुछ भी ऐसा, आपसे पूरा नहीं सॉल्व करेगा। सर यहाँ सर एनआर डेल्टा टी की जगह सर यहाँ पी डेल्टा पी इनटू डेल्टा वी नहीं दे सकते सर? बताइए, बोलिए, फॉर्मूला मैं बताता हूँ। सर हम क्या सर एनआर डेल्टा टी की जगह सर डेल्टा पी इनटू डेल्टा वी रख देंगे ना सर? एनआर डेल्टा टी, ये किसका फॉर्मूला बेटा? एनआर डेल्टा टी आप किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं इसको? सर हम पी डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी से सर एक ही जगह पर हम जो है सर डेल्टा, आप ये किस चीज का फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं? मतलब ये डेल्टा क्यू बोल रहे हैं, डब्ल्यू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये इंटरनल एनर्जी के लिए। इंटरनल एनर्जी के लिए एनआर डेल्टा टी, तो मीन्स इसकी जगह हाँ, भी PV रख रख देंगे 3/2 एनआरटी है, कि वो कह डेल्टा रहा वी होगा हो। डेल्टा पी रख देंगे हाँ एनआरटी डेल्टा टी की जगह पीवी रख देंगे तो। मैं बच्चों आपकी बातों से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा सर हूँ। ऊपर इंटरनल एनर्जी लिखा है ना आपने, ये सब वहाँ पे 3/2 ये एनआरटी पी डेल्टा वी इसके लिए लिखने की बोल रहे कह हैं। रहे हैं, यस ये सर सर पी डेल्टा वी लिखने की कह रहे हैं इसकी जगह अच्छा, इसके लिए पी डेल्टा वी F/2 PV। नहीं 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 लिख सकते, पी डेल्टा वी नहीं लिख सकते। जैसे उसकी वजह थोड़ा सा कोई तो उससे रीजन भी आ जाएगा ना सर। सॉल्व करने से आ जा रहा है, सॉल्व करने से उसको पी डेल्टा वी आ रहा है, ये सॉल्व Yes, करने yes, से इससे हो जा रहा है। एक आंसर सेकंड मुझे मैच चेक कर लेने दीजिए। मतलब अगर हम इसको पी डेल्टा वी कर लेंगे, आप बी और सी के बीच में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसको पी डेल्टा वी ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? यस सर तो बेटा पी डेल्टा वी में आप पी क्या लेंगे? जैसे पी तो लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या नहीं लेंगे? डेल्टा पी डेल्टा वी, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी रख देंगे सर। अच्छा, डेल्टा पी वो कह डेल्टा रहे वी हैं। रख लेंगे। डेल्टा वी, यस सर यस सर। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी कर लेंगे। यस सर अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे सोचने दीजिए, ऐसा पॉसिबल है? कर पाएंगे डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी या नहीं कर पाएंगे? अच्छा, उससे डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी कर रहे हैं तो मैच कर जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। 3 बट डेल्टा पी तो देखिए 2p नॉट हो गया और डेल्टा वी वी नॉट हो गया, तो 2p नॉट वी नॉट आएगा, फिर भी मैच नहीं करेगा नहीं है क्योंकि डेल्टा पी देखिए तो 2p नॉट होगा, डेल्टा वी वी नॉट होगा, तो 2p नॉट वी नॉट कहाँ मैच कर रहा है? सर बोलिए। हम क्यू नेट ऐसे नहीं निकाल सकते क्या कि क्यू रिजेक्टेड प्लस क्यू एब्जॉर्ब्ड, तो उससे तो आंसर मैच कर रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, मैं बताता हूँ कर सकते हैं कि नहीं। क्या कह रहे हैं आप? इस प्रोसेस के लिए बीसी के लिए केवल बोल रहे हैं आप? हाँ यस सर। बताइए क्या कह रहे हैं। जो हमने क्यू रिजेक्टेड सीए के लिए निकाला था क्यू एब्जॉर्ब्ड एबी के लिए, तो उसको ऐड करने पर क्यू नेट पी नॉट वी नॉट बाई 2 आ रहा है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि क्यू रिजेक्टेड हम किसका किसका ऐड कर दें, एसी का सीए का ऐड कर दें और एबी का ऐड कर दें, ऐसा कह रहे हैं आप?
यस सर, ए बी का क्यू एब्जॉर्ब्ड और सी ए का क्यू रिजेक्टेड, तो उससे भी आंसर मैच कर रहा है। अच्छा देखिए, डेल्टा क्यू हीट फंक्शन नहीं, आंसर मैच कर जाए ठीक है, पर डेल्टा क्यू स्टेट फंक्शन नहीं है। इंटरनल एनर्जी में आप बोल सकते हैं कि इसका हीट चेंज प्लस इसका हीट चेंज प्लस इसका हीट चेंज बराबर 0 होगा। डेल्टा क्यू में नहीं बोल सकते कि इसका हीट चेंज प्लस इसका हीट चेंज और इसका हीट चेंज 0, और सवाल में कहीं बोला भी नहीं है कि टोटल हीट चेंज 0 है, बोला नहीं है कहीं पे, तो नहीं कर सकते। स्टेट फंक्शन होता तो बोल देते कि इसमें हीट चेंज प्लस इसमें हीट चेंज प्लस इसमें हीट चेंज, तीनों का सम 0 होगा, फिर अगर 2 का पता है तो हम तीसरे का निकाल लेंगे, पर डेल्टा क्यू में नहीं बोलेंगे। मैच हो रहा है वो बात अलग है, पर डेल्टा क्यू में नहीं बोलेंगे। और ओके सर, थैंक यू सर। सर जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला वर्क डन, उसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगाया है, बिल्कुल। जैसे आपने थर्ड पार्ट में निकाला उसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्यों लगाया है? थर्ड वाले पार्ट में यस सर। हाँ देखिए, थर्ड वाले सवाल में पूछा है द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ बीसी, तो इन्होंने केवल पाथ बीसी पे फोकस किया है, ठीक है। तो पाथ बीसी का जो वर्क डन होगा इस वाले पाथ में, देखिए हमको डेल्टा क्यू निकालना था। देखिए सवाल का स्टेटमेंट ये था, डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड करिए बीसी पाथ के लिए। तो डेल्टा क्यू बीसी पाथ के लिए निकालने के लिए हमें इंटरनल एनर्जी बीसी निकालना था, वर्क डन बीसी निकालना था। जब आप बीसी पाथ के लिए केवल वर्क डन निकाल रहे हैं, ओनली फॉर बीसी, तो पूरा एरिया अंडर द कर्व ये होगा। जब आप पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस, जैसे इस सवाल में बोला है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस तो मतलब पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय द गैस, तो फिर उसमें एरिया अंडर द ये केवल इतना ही पार्ट का एरिया लेंगे। अगर बीसी का वर्क डन निकालने के लिए बोला जा रहा है तो फिर आप पूरा ये वर्क डन लेंगे। आया समझ में? ओके सर। यस सर। यस सर। बताइए सर जो एक क्वेश्चन था सर, इसमें हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा था सर, 2 लीटर से 5 लीटर और 8 एटीएम प्रेशर था, तो सेकंड वाला पार्ट सर, उसमें मुझे वो वाला नहीं समझ में आया कि आपने कैसे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में सर ये एनसीवी डेल्टा टी क्यों लगाया हम लोगों ने सर, क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना सर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाया। देखिए इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, ऑलवेज वैलिड इररेस्पेक्टिव। सर हम जाएं क्या? हाँ अगर कुछ डाउट नहीं तो आप जाइए। डेल्टा क्यू बराबर एनसीवी डेल्टा यू बराबर एनसीवी तब भी लगा सकता है। हाँ हर जगह लगाइए, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट पे तो सेंस नहीं बनता। एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ भी हो रहा हो ये हमेशा वैलिड है, इसके लिए आपको किसी प्रोसेस का वो नहीं रखना है। ओके स्लाइड दिखा दीजिए सर, वो वाली थर्ड वाली सर। ओके चलिए बच्चों, बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तो अगली क्लास में आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा और उनमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी सब डिस्कशन होगा। सर यहाँ पे एनसीपी डेल्टा टी नहीं लगा सकते थे किस प्रोसेस इसकी जगह पे? सर यही वाला सर, ये अरे सर जो नहीं सर, जो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसमें ऑलवेज वैलिड वाला लगा रहे थे फॉर्मूला, सर वहां पे जब 8 एटीएम प्रेशर दिया था, एनसीपी डेल्टा टी लगा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपसे केवल हीट एक्सचेंज पूछा है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है तो एनसीवी डेल्टा टी लगाएंगे। ओके सर। सर बोलिए। जो वर्क डन ऑफ बीसी एक बार समझा दीजिएगा। वर्क डन ऑफ बीसी हाफ इनटू ये लिखे हैं सर। सर हाँ सर नीचे लिखा हुआ है, सबसे बॉटम में लिखा हुआ है जो वर्क डन ऑफ बीसी। यस सर। तो देखिए ये ट्रेपेजियम है ना, ये पूरा ये ऐसा ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का वर्क डन होता है पैरेलल साइड्स का सम। तो जैसे ये एक साइड हो गई सर, आ गया सर। बोलिए सर, केटीजी चैप्टर का डिस्कशन कब है, क्वेश्चंस वगैरह का, मतलब डीपीपी का? यस जब आप कह देंगे बच्चे तब कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ ए पार्टिकल इज v at pressure p. If pressure increased 2 times, then RMS velocity becomes. थोड़ा एक बार फिर से पढ़िए। एक कह रहा है कि VRMS की वैल्यू कुछ गिवन है, v है एट कितने v है, यस सर, प्रेशर p दे रखा है सर। फिर ओके, फिर क्या बोले हैं? और सर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया 2 टाइम। ओके 2p सर, तो VRMS कितनी हो जाएगी? अच्छा, और टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं सर, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओके प्रेशर बढ़ा के, और बोला गया कि सवाल में कंटेनर में बंद है गैस, ऐसा कुछ? सर बस इतना ही दिया कि प्रेशर को 2 टाइम्स कर दिया है, तो आरएमएस वेलोसिटी पूछा है। सर VRMS तो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है ना? हाँ पर एक्चुअली इसमें ऐसा मान के चलेंगे कि कंटेनर में बंद है। अब पता नहीं टेम्परेचर अगर
कंटेनर में बंद है तो मतलब वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर डबल कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर डबल कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा। तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के, तो टेम्परेचर चूंकि डबल होगा तो VRMS √2 टाइम्स हो जाएगी, √2 V0 हो जाना चाहिए। सर V दे रखे हैं ओनली फिर। तो भैया फिर वो मतलब ये मान रहे हैं कि फिर, क्योंकि यही मैं पूछना चाह रहा था कि देखिए जो VRMS है केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अब अगर कंटेनर में बंद गैस है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रेशर डबल कर रहे हैं तो टेम्परेचर डबल होगा, √2 हो जाएगा। अब कुछ कंटेनर में नहीं दिया है, बस प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, टेम्परेचर Yes, sir. कांस्टेंट है, तो फिर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर पे ही VRMS मतलब डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो VRMS चेंज नहीं होगी। अब सवाल में थोड़ा सा और क्लैरिटी से देना चाहिए कि क्या फर्क पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कुछ बता रहे हैं क्या, ताकि मैं कंक्लूड कर पाऊं। कुछ नहीं पता चला तो मैंने ये सोच लिया कि कंटेनर में बंद है, प्रेशर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो गया होगा, इसलिए VRMS √2 टाइम्स हो गया होगा। फिर वैसे इंडिपेंडेंट होता प्रेशर के VRMS टेम्परेचर का फंक्शन है, केवल प्रेशर पे फर्क Okay, नहीं sir. पड़ेगा अनलेस कुछ हम कंक्लूड कर पाए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए बच्चों, थैंक यू।